नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 50,000 से ज्यादा पहुंच चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं मरने वालों की तादाद भी धीरे धीरे हर रोज बढ़ रही है। लेकिन इस बीच एक ऐसा तबका भी है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी और आपकी सेवा में लगा हुआ है। जी हाँ, कोरोना वॉरियर्स की हम बात कर रहे हैं जो लगातार दिन रात हमारी और आपकी सेवा कर रहे हैं। चाहे कुछ डॉक्टर्स की हम बात करें, पैरामेडिकल स्टाफ की हम बात करें, या फिर उन पुलिस वालों की जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। आज ऐसे ही एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। इमरान मसूद की भतीजी अफजा मसूद हमारे साथ जुड़ेंगी, जो पहले तो 14 दिनों तक कोरोना पेशेंट की सेवा करती रही। उसके बाद 14 दिनों का उन्हें क्वारंटीन किया गया। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंची तो घर वालों की जो खुशी थी उसका ठिकाना ही नहीं था। तो आगे हम बात करेंगे अफजा मसूद से, लेकिन उससे पहले उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अफजा, ये वो नाम जो आज देश की हर एक बेटी के लिए नजीर पेश कर रहे हैं। सूबे के जाने माने राजनीतिक परिवार में पैदा हुई अफजा आज देश में मानव सेवा के लिए जो काम कर चुकी हैं, उसके बाद हर एक को अफजा पर आज नाज है। सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद के परिवार में पैदा हुई अफजा हमेशा ही मानव सेवा की इच्छा शक्ति अपने परिवार में ही देखती आई हैं और शायद इसी वजह से अफजा में भी मानव सेवा की ये भावना पलती आ रही है। इसीलिए अफजा ने डॉक्टरी जैसे पेशे को चुना। आपको बता दें कि अफजा ने देहरादून के जाली ग्रांट मेडिकल इंस्टीट्यूट से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद सबसे पहले डॉक्टर के बतौर अपने मेडिकल करियर की शुरुआत कोसों मील चलकर जाने वाले हिंदू कावड़ियों की फ्री मेडिकल कैंप से की, जो आज ये भी साफ करता है कि मसूद परिवार की इस बिटिया के लिए देश में सबसे बड़ा धर्म सिर्फ मानव सेवा है। हाल ही में जिस तरह पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना महामारी फैल रही है, जिसके लिए डॉक्टर और सुरक्षा बल इसकी रोकथाम में जुटे हुए हैं, ऐसे में अफजा भी राजकीय मेडिकल कॉलेज लेवल 2 में कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लगातार 14 दिन जुटी रहीं। हालांकि कोरोना का नाम कहीं ना कहीं किसी के भी माथे पर शिकन लेकर आता है, लेकिन अफजा ने अपने डॉक्टरी पेशे की जिम्मेदारी को सर्वोपरि रखा। कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने के लिए 14 दिन बाद अफजा को भी 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ा। लेकिन जब वापस अपने घर लौटी तो मानो सारे परिवार और लोगों ने अपनी इस बहादुर बेटी को सर आंखों पर उठा लिया। कहीं ना कहीं ये वो पल था जब अफजा के चाचा इमरान मसूद और उनके परिवार को अफजा की परवरिश पर फक्र महसूस कर रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं देश की बेटी अफजा से। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद की भतीजी अफजा मसूद हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि MBBS की पढ़ाई कर पहुंची थी और उसके बाद एक अस्पताल में ड्यूटी उनकी लगी थी, खास तौर से उन मरीजों के साथ जो कोरोना संक्रमित थे। लगातार वो वहां पर अपनी सेवाएं दे रही थी, तो वहां पर खुशी के साथ फूल मालाओं के साथ उनका जोरों शोर के साथ स्वागत किया गया। और आज अफजा मसूद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अफजा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में। शुक्रिया शुक्रिया। लगातार आप कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही थी, जरा बताइए कैसा था आपका वो एक्सपीरियंस जब आप उनकी सेवा कर रही थी? ये हमारा प्रोटोकॉल होता है कि जितना हम जब हम ड्यूटी करें तो हम एक्सपोज हो जाते हैं, तो हमें 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ता है। 14 दिन ड्यूटी के बाद 14 दिन क्वारंटीन। बल्कि हमारे साथ जो स्वीपर थे वो पॉजिटिव हो गए और उनको फिर भर्ती कर लिया गया, वो वहीं पर ही हैं। हम लोगों का टेस्ट 2 बार होता है और जब तक वो 2 नेगेटिव ना आ जाए तब तक वहां से हम विदाई नहीं ले सकते। तो बस जब हम गए फर्स्ट डे हमारा नाम आया लिस्ट में, तो डर तो लगा, लेकिन बस ये था कि देश के लिए कुछ ना कुछ अगर कर सकते हैं, शायद पढ़ाई आज ये दिन देखने के लिए ही करी थी, तो इसलिए गए। बस हमारे पास उस टाइम 3 मरीज थे कि कोमॉर वजह से हमारे पास आए हुए थे, क्योंकि हमारा लेवल 3 है। तो एक तो कैंसर से पीड़ित थी सोनिया अरोड़ा जी, और एक बहुत ज़्यादा उनको हाइपरटेंशन थी डॉक्टर हाशिम नबी, वो थे हमारे पास। तो उनके लिए हम वी वर वेरी स्कैर्ड कि किस तरह उनको कैसे ट्रीटमेंट क्या हो पाएगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट के पहले जो 2 मरीज सही हुए हैं वो हमारे अंडर ही सही, तो ये बात है और ये बहुत प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए।
लेकिन जब आपके टेस्ट की बात कही गई तो जाहिर सी बात है हर किसी को घबराहट होती है, डर लगता है। जी। आपको कैसा लगा, कैसी फीलिंग ये लगा होगा कि हम भी ऐसे इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहीं उस तरह की कोई चीज़ ना हो, कैसी फीलिंग आ रही थी उस वक्त? फीलिंग तो देखिए, जैसे ही फर्स्ट डे से ड्यूटी पे गए हैं तो जी। ऐसा एक एहसास हुआ, थोड़ा भेदभाव वाला भी एहसास मतलब महसूस हुआ कि लोगों को लग रहा था कि कहीं हमें ही कोरोना नहीं है, तो हमसे लोग दूर भागते थे। कोई मतलब जहां हम क्वारंटीन थे उसके आसपास भी कोई गाड़ी या कोई इंसान नहीं दिख रहा था। तो पहले तो थोड़ा अजीब लगा कि ये हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ही मरीज ना बन गए हों। लेकिन उन सब चीजों को हम छोड़ के अपने माँ बाप को हौसला देते हुए, उनको ये सब बातें ना बताते हुए अपना काम करते हैं। हमारे साथ जितने मेरे और थे सब लोग, हम लोग अपनी फैमिली छोड़ के वहीं पर ही थे। हमारी ऐसे 8-8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी, उसमें हम पीपी पहनते थे और डबल डबल पीपी भी पहनते थे, अंदर एक और गाउन और वो। तो सबसे बड़ी बात हमें यही लगी कि दो दो गाउन पहनने के बाद, ये इतना सब कुछ पहनने के बाद भी अगर कोई पॉजिटिव आ जाए तो इसकी इन्फेक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। और अगर कुछ आम जनता जो है जो इसको बहुत ही लाइटली ले रही है, तो वहां जाकर पता चला कि ये वाकई में एक छोटे से वायरस ने घुटनों पे ले आया है पूरी दुनिया को, और एक जंग जंग ही है बेसिकली ये। जाहिर सी बात है, सही कहा आपने, जंग है जो कि पूरी दुनिया लड़ रही है और भारत में भी लगातार मामले इसके तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी जिस तरह से आप बता रही हैं कि डबल डबल पीपी किट आपको पहननी पड़ती थी, बावजूद इसके अगर कोई तब भी इन्फेक्टेड हो जाता था तो काफ़ी डर लगा करता था। लेकिन आम जनता है जो बिना किसी मास्क के, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर बिना किट के जब वो बाहर जाते हैं, तो उनको कितना खतरा होगा इससे? आई थिंक आगे हमें यही सोच के चलना पड़ेगा कि हमारे अलावा हर कोई मरीज है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो वैक्सीन है या क्योर है वो 12 से 18 महीने तक हम मान के चल रहे हैं कि अभी दूर है। तो अभी कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो अपने से अलावा दूसरे को आप समझिए कि वो, जब उनकी जांच ही नहीं हुई है अभी तक, तो हमें पता नहीं है कि कौन संक्रमित है और कौन नहीं। तो ये चीज हमें अपने अंदर अब बिल्ट इन करनी पड़ेगी कि अपनी प्रोटेक्शन हम खुद ही कर सकते हैं। हर डॉक्टर, हर पुलिस आपका बच्चों की तरह हाथ पकड़ के, बच्चों की तरह आपको नहीं बता सकता कि ये आपके लिए गलत है, ये सही है। अब हमें इसके साथ जीना थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपना साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा, खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, तभी इससे निपटा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने ये भी बताया कि लोग आपसे डरते थे, उन्हें ये लगता था कि कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना मरीज हैं, इसलिए वो दूर भागते थे, तो वो एक्सपीरियंस किस तरह का आपका था? बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊंगी किस तरह का एक्सपीरियंस था। ऐसा मतलब पहले कभी महसूस नहीं करा। खुद ही पेशेंट की तरह लग रहा था कि हम भी शायद पेशेंट हैं। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा 1-2 दिन लगा, फिर उसके बाद हम यूज टू हो गए और हमने इन सब चीजों को छोड़ के अपने पेशेंट पे ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि पेशेंट हमसे ज्यादा तो पेशेंट को लग रहा होगा कि उसके साथ क्या हो गया, उससे बहुत ज्यादा लोग दूर भाग रहे हैं। तो मैं कोशिश करती थी कि वार्ड में जब भी जाऊं पेशेंट से बात करने की, कि उनको अपना एक दोस्त के तौर पे उनसे बात करने की कि आंटी अंकल कुछ नहीं हुआ है, हम लोग हैं आपकी सहायता के लिए यहाँ पर, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। क्योंकि इस दवाइयां हम चला रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेंटल प्रेशर जो एक आ जाता है वो इंसान की तबीयत शायद और खराब कर दे। तो उन पेशेंट्स को भी बहुत ही नाजुकता से, मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से हमें उनको करना पड़ता है डील। तो बस यही था कि उनसे एक रेपो बना के चलते थे हम। जी, जाहिर सी बात जी। है, उन्हें भी समझाने की ज़रूरत थी ही और आप समझाते भी होंगे, क्योंकि लेकिन बहुत जगह से ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि डॉक्टर्स के साथ, स्टाफ के साथ, जो मेडिकल का स्टाफ है, बदतमीज़ी भी करते नज़र आए मरीज़। कई जगह से इस तरह के सामने मामले आए हैं। वहाँ पर आप भी बहुत सारे मरीज़ों के साथ वहाँ पर थी, इस तरह का क्या कुछ दिखा कि नाराज़गी किसी तरह की? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें थोड़े बहुत लक्षण दिखाई दिए और ज़बरदस्ती उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया कोरोना पॉजिटिव बताकर। क्या इस तरह का वहाँ पर भी कुछ था? देखिए, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे अंडर जितने पेशेंट्स थे, हमें तो कोई ऐसा किसी से ऐसे डील करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं जानती हूँ कि पेशेंट्स की मानसिकता के
ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है कि ये हो क्या गया है, क्योंकि ये बात सच है कि जो हमारे पास भी पेशेंट्स थे, उनके पास सिम्टम्स नहीं थे। तो ये हम एक लेमैन, मतलब कि जो लोग मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं जानते, उन लोगों को हम किस तरह ये बात समझाएं कि आपके अंदर अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पॉजिटिव हैं, तो आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, भले ही आपके अंदर अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत ताज्जुब वाली बात दिखी वहां पर कि सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद वो लोग पॉजिटिव थे। और तो इसका मतलब सोचिए आप कि जिन लोगों के टेस्ट नहीं हुए हैं, उनमें से कितने लोग पॉजिटिव होंगे, जिनको ना खांसी हो रही है, ना उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो पेशेंट्स के साथ डील करने का भी एक तरीका होता है, उनसे बात करने का, उनको एक समझाने का। इनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है। उन लोगों की, आई थिंक जो लोग अगर बदतमीजी कर भी रहे हैं, उनकी शायद काउंसलिंग नहीं हुई होगी। हमने कोई ऐसा डील नहीं करा बदतमीजी करने वाला। जी हमारे सारे पेशेंट्स बहुत ही अच्छे से हमारे साथ रहते थे और हम भी उनके साथ अफजा जी, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि जो पेशेंट थे उनमें किसी भी तरह के लक्षण भी नहीं थे, ना खांसी थी, ना सांस लेने में तकलीफ थी, बावजूद इसके वो कोरोना पॉजिटिव थे। हम भी इस तरह की तमाम खबरें देख रहे हैं, तो आखिर पता कैसे लगेगा? क्योंकि आपके सामने कोई नॉर्मल है, हम सब लोग नॉर्मल नजर आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन पता लगता है कि अचानक से कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाए, तो आखिर पता कैसे लगेगा? क्या सिर्फ टेस्ट कराकर ही पता लगेगा? बाकी बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं ना कि लक्षण ही नहीं है फिर भी कोरोना पॉजिटिव। देखिए, हर ह्यूमन बीइंग का रिस्पॉन्स किसी भी डिजीज को एक अपने तौर पे अलग ही रहता है। हर इंसान हर डिजीज को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो काफी ये भी सुनने को आ रहा है कि जो कोरोना वायरस है, इसके कुछ अलग तरह के स्ट्रेन्स आए हैं इंडिया में, कुछ अलग तरह के स्ट्रेन्स हैं गुजरात एरिया में, कुछ अलग तरह के स्ट्रेन्स हैं वुहान एरिया में। तो हम लोग जो यहाँ पर हैं, अगर हम इन्फेक्टेड भी हैं और हम ये वो नहीं कर पा रहे हैं, अपने सिम्टम्स नहीं दे पा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको डिजीज नहीं है। और ये बात आपने सही कही कि हम किस तरह पहचानेंगे। उसी के लिए हम इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है कि टेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। जितना टेस्ट होए उतने जरूरी हैं। अब हमारी इतनी आबादी है देश की कि हर किसी का टेस्ट होना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ये तो सोशल थिंग का मतलब ऊपर से भी गवर्नमेंट भी बोल रहा है, ये हमारे पास एक लास्ट रिजॉर्ट टाइप है। क्योंकि देखिए, जो जितने भी ये 20-30 साल की एज ग्रुप वाले हैं या 40 इयर्स तक, वी आर लाइक, हम ऐसी एक वो है कि जो हम लड़ जाएंगे इन चीज से। लेकिन जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, अगर ये वायरस उनको इन्फेक्ट करता है, तो उनकी इम्यूनिटी शायद इतनी डेवलप नहीं है जो इस चीज से लड़ पाए। तो अगर हम इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेगी, तो वो या तो बूढ़े लोगों में दिखेगी या बच्चे लोगों में दिखेगी। तो बस मैं उन्हीं लोगों को जो क्या कहते हैं, एक वो नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज को सीने दे पा रहे हैं, उन लोगों को कहूंगी कि घर में जो बूढ़े बूढ़े दादा दादी, नाना नानी और छोटे बच्चे हैं, बस उनका ख्याल रखिए कि हाँ, उनको उनका इन्फेक्ट ख्याल करेगा रखने तो की क्या ज्यादा रहेगा। जरूरत है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी उनका इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो शायद इसलिए उनको ज्यादा बीमारी पकड़ सकती है। जी जी, अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम क्वारंटीन पीरियड की बात करें, तो अब तक सुना ही है हमने उसके बारे में। आप जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए, जब आप क्वारंटीन में थी तो क्या कुछ होता है? खाने पीने के लिए क्या दिया जाता है? दवाइयाँ कौन सी दी जाती हैं? क्या रहता है इस बीच? तो हमें कॉल आई कि आप अपना एक बैग पैक करके सीधा रिपोर्ट करिए, और वो बैग जब आप लेके आएंगे उसके बाद आप घर नहीं जा सकते। तो हम आए और अपना एक बैग पैक करके आए। उसके बाद हमें वहीं पर हॉस्पिटल के पास ही एक हॉस्टल में क्वारंटीन कर दिया गया कि जितना दिन हम ड्यूटी करेंगे, बस अपने कमरे पे जाएंगे और कमरे से अस्पताल जाएंगे। और एक एम्बुलेंस हमें लेके आती थी, और कहीं पर जाना हमें और अलाउड नहीं था, किसी से अलाउड नहीं था। हम लोग वहां से हॉस्टल थे, अपना ड्यूटी करके जब वापस आते थे, अपनी पीपी वगैरह बहुत ध्यान से, इस चीज की भी हमारी पहले ट्रेनिंग हुई है कि किस तरह उतारना है, क्योंकि पहनना आसान होता है, उतारना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर कोई इन्फेक्ट हो सकता है तो वो पीपी उतारते वक्त हो सकता है। तो जब हम वापस हॉस्टल जाते थे, हमारे ऊपर सैनिटेशन, हमारे जो कपड़े और जूते थे जो अंदर हम पहने हुए थे ऊपर भी होती थी। हमें हाइपो दिया हुआ था
था कि इसके अंदर अपने कपड़े भिगाइएगा, अपना जो भी आप जूते हैं जैसे भी है, रोज इनकी सफाई, साफ सफाई का खास तौर से ध्यान रखने के लिए बोला गया था। और हमारा वैसे ICMR ने गाइडलाइन दी हुई है कि जितने भी लोग ट्रीट हैं उनका प्रोफाइलैक्टिकली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन स्टार्ट करा, तो हम स्टार्ट करी गई और आज तक भी हम खा रहे हैं वो दवाई, क्योंकि अगर हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं तो हम भी बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। और उसके बाद जब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई वहाँ से, हमें अस्पताल से लेकर एक होटल में कमरा दिया गया। वहाँ पर भी हमसे कहा गया कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, आपको एक दूसरे से भी नहीं मिलना है। तो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि 14-15 दिन एक कमरे में रहना सुनने में आसान लगता है, लेकिन वो एक मॉडर्न जेल की तरह लगने लगता है। वो दीवारें देख देख के, सूरज देखे हुए भी 14-15 दिन हो जाते हैं। हमारे को कमरे में ही हमारा डोर के ऊपर खाना लेके आते थे वो लोग, और अंदर ही रहते थे, अंदर ही खाते थे। और मेरे तो रमजान शुरू हो गए थे तो रोजे चल रहे थे, तो बस वो जो भी दूध इफ्तार में या फिर जो भी वहाँ पे अवेलेबल होता था वो खा लेते थे। तो आप क्या अकेली थी पूरे कमरे में? क्योंकि कई जगह पे हम देख रहे हैं कि एक एक कमरे में 3-3, 4-4 लोगों को भी रखा जा रहा है। आप पूरी बिल्कुल अकेली थी उस कमरे में, कोई नहीं था वहां पर? और जी, मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे वाले रूम में मेरे कॉलीग्स लोग थे, नर्सिंग स्टाफ था, हमारे कंसल्टेंट्स थे, बल्कि जो और लोग आए हुए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया से वो लोग थे। आई थिंक जहाँ पर भी ये 2-2, 3-3 रखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हैं और कोई सामने वाला इन्फेक्टेड है तो आप रिस्क पे हो जाएंगे। तो एक प्रोटोकॉल में तो यही है कि एक रूम में एक ही रहा जाए, और हमारे साथ यही प्रोटोकॉल फॉलो हुई है कि हम एक कमरे में एक ही इंसान रहा है। अफजा जी, इसके अलावा साफ सफाई का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन क्या कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए भी कुछ उसमें भी कुछ परहेज बताया जाता है ऐसी स्थिति में? जी देखिए, इसके बता, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपके गला खराब करने की रखता हो पोटेंशियल, वो चीज ना करें। गरम हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए हर वक्त, क्योंकि अगर ये वायरस आपको लगता भी है तो ये जाके गले में लॉज होता है और वहां से सीधा अंदर आपके लंग्स में जाएगा। अगर पेट में जाएगा तो पेट में से तो देखिए हमारा पेट में HCl होता है, वो उसको मार ही देता है, लेकिन लंग्स में वहां पर जाके जो है वहां पे इन्फेक्ट होना करना शुरू करता है। तो कोशिश है हम विटामिन सी खाने के लिए। विटामिन सी इसलिए क्योंकि आपका माउथ का हाइजीन मेंटेन रखता है वो। विटामिन सी खाने के लिए हम अपने पेशेंट्स को भी एक लिम्सी टैबलेट आती है, विटामिन सी टैबलेट, वो देते थे दिन में 2-3 बार के चूसने के लिए उनको, कि आप मुंह में रख के उनको थोड़ा थोड़ा वो करते रहिए। और हम कोशिश करते थे उनको गुनगुना पानी मिलता रहे हर वक्त, कि उनका गला सूखा ना रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि इस वायरस से, कोई भी वायरस होता है, हम दवाइयां सिर्फ एक हेल्प करने के लिए सकते हैं। असली जो फाइट है बॉडी एंटीबॉडी करती है, वही उस चीज से लड़ती है। तो अपनी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर आप संक्रमित नहीं भी हैं, जो नॉर्मल जनता भी है, उनको भी यही संदेश देना चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताकतवर वाली चीजें खाएं। विटामिन सी वाले जितने भी आपके फल हैं, ये आपके ऑरेंजेस हो गए, ये लेमन नींबू हो गया, ये सब पिए, लेकिन गुनगुना पानी बरकरार रखें। खाना एक वो आती है, क्या कहते हैं उसे, आई एम फॉरगेटिंग नेम, कलौंजी होती है, क्या होती है उनकी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ। तो वो खानी चाहिए, उससे आपका नज़ला और ये सब उसकी भी सही रहता है, कि वो सब नहीं आएगा। और बस यही सब, जी फल चलिए, वगैरह ये खाइए। तो और सब बातें आपने बता दी कि किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जब आप अपने घर पहुंची तो वहां पर किस तरह का माहौल था? क्योंकि काफ़ी खुश होंगे सारे लोग, इतने दिनों बाद आप घर लौटी थी क्वारंटीन होने के बाद, तो वो ज़रा एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, जब एक सपना था कि डॉक्टर हैं, और आप कहते भी थे कि बेटा जो करना है आप करिए, जो आपको अच्छा लगे। कहने को तो मैं एक इजी लाइफ भी चूज कर सकती थी, लेकिन अब हमेशा से अपने बड़े पापा इमरान मसूद जी को, अपने पापा नौमान मसूद जी को, इन सबको देखा है कि ये
हर मतलब लोगों के लिए मतलब जान देने को फना हो जाते हैं बिल्कुल। तो एक वो लोगों के लिए मदद, वो एक कंट्री को अपना सर्व करना, वो आई थिंक वो अपने अंदर ही इनबिल्ट है। तो जब वहां पे गई तो बड़े जोश से थी, लेकिन वहां जाके एकदम से कभी कभी अकेलापन महसूस होता था कि माँ बाप इतना दूर हैं, उन लोग वीडियो कॉल करती तो ना आ जाता था, लोगों को दिखाती नहीं थी कभी कि उन लोगों की हिम्मत ना हो भी। बस जब उनसे वहीं पे वो वीडियो कॉल पे बातें होती रही, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आए अभी, तो आने नहीं देंगे, तो बड़े पापा भी सब लोग बहुत परेशान हो गए कि हमारी बच्ची कैसी होगी, ये है वो है। तो मैंने उन लोगों को यही आश्वासन दिया कि देखिए, मैं तो फिर भी यहाँ पर पीपी वगैरह पहन के और ये सब प्रोटेक्शन में हूँ। आप लोग अपनी इतनी भी जनता है, लोगों के बीच में जाते हैं, तो आप लोग तो और ज्यादा डेंजर में हैं, तो अपना ख्याल, आप लोग मत जाइए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि क्योंकि इतने गरीब हैं हमारे आसपास जिनको खाने पीने की सुविधा नहीं थी, जिनको हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत अगर होती थी तो एक आवाज में एक दिन तो बल्कि हमारे पास वो जो लेबर वर्कर्स हैं, उन बेचारे कुछ छोटे छोटे पास, तो वो हमारे रात को 3-4 बजे उन लोगों ने आके हमारा दरवाजा खटखटाया। मैंने वीडियो देखी वो, तो बड़ा बड़ा दुख हुआ वो सब देख के कि ये मतलब हो क्या रहा है, हमारी मतलब कहाँ पर आ गए हैं हम खड़े होके। तो बस यही था कि ये जब हम ये सब, इसके बाद मैंने उन लोगों को बताया कि अभी रिजल्ट आ गया है आज, तो बहुत खुशी हुई उन्हें। और जैसे ही मैं घर पहुंची, मुझे सबसे पहले सहारनपुर अपने घर गई, वहां पर मुझे अपने बड़े पापा बड़ी मम्मा मिली। उन लोगों ने मेरे को ताज पहनाया और फूलों से स्वागत करा, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बहनों ने मेरे लिए केक वगैरह बना रखा था। वहां से मैं गंगो आई, और गंगो में मुझे एंट्री पर ही बहुत सारे लोग मिले। उन लोगों ने पुष्प वर्षा टाइप करी, और जब मैं अपने घर जाने लगी तो मोहल्ले में सारे लोग अपने छत पर आ गए और छत से उन्होंने फूल बरसाया। ये सब देख के दिल मतलब इतना ज्यादा वो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी कि लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। तो बस अल्लाह से यही दुआ थी कि बस हम इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकल जाएं। और कितने लोग परेशान हैं, कितना लोग वो हैं, बस बहुत ही अफजल, खुशी। और जाहिर सी जैसे बात है, घर आप जैसे लोग जो आजकल अपनी परवाह किए बगैर हमारी परवाह, देश की जनता की परवाह कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सम्मान बनता ही है। हमारे पास वक्त की कमी है, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आपका? दर्शकों के लिए यही संदेश है कि आप लोग जितने को संदेश ऊपर से ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं लॉकडाउन के, सोशल डिस्टेंसिंग के, उसको पालन करें। अपने पुलिस प्रशासन का, अपने मेडिकल प्रोफेशन वाले लोगों का प्लीज सहायता करें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और आपकी सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजा जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये थी इमरान मसूद की भतीजी अफजा मसूद, जो कि 14 दिनों तक पहले जो कोरोना के पेशेंट थे उनकी सेवा करी। उसके बाद खुद भी इनको क्वारंटीन करना पड़ा, और उसके बाद जब ये घर लौटी तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। फूलों के साथ इनका स्वागत किया गया और घर वाले काफ़ी खुश नजर आए। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। हमारे और वीडियोज़ देखने के लिए जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।